Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning बेटा, good morning. Yes, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? करें स्टार्ट आपका चैप्टर? Yes, sir. हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर स्टार्ट करा था, चैप्टर नंबर 10. सेकंड बुक में सबसे ज्यादा जो चैप्टर है आप लोगों का वो मैक्सिमम मार्क्स का यही है, ठीक है ना? तो मैक्सिमम मार्क्स का चैप्टर है और इजी चैप्टर है आप लोगों का, तो आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा इस पर. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है क्या? हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में प्रेशर एंड उसकी एप्लीकेशन पढ़ी, देन पास्कल लॉ के बारे में पढ़ा, देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर में विस्कॉस फोर्स की वैल्यू निकाली थी विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला एंड स्टोक्स फॉर्मूला. ओके, क्लियर है? वहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है. हम लोगों ने एक वेलोसिटी देखी थी, क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी क्या थी कि जब स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाए, टर्बुलेंट फ्लो में, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एकदम से तो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होगा नहीं, तो स्ट्रीमलाइन का जो कन्वर्जन होगा टर्बुलेंट में, उस टाइम पर मैक्सिमम वेलोसिटी जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सके वही क्रिटिकल वेलोसिटी थी. और आज है आप लोगों का नेक्स्ट वेलोसिटी का सेकंड पार्ट, टर्मिनल वेलोसिटी एंड इट्स वैल्यू. वेलोसिटी तो स्मॉल वी से टर्मिनल की लगा दिया टी, वहां भी स्मॉल वी था और क्रिटिकल की लगा दिया था सी. अब देखो क्या होगा. लेट सपोज ये एक लिक्विड है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इमर्स कर रहे हैं. बताओ जब ऑब्जेक्ट को इमर्स करेंगे तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, सब जने दिमाग से बताना. आप लोग बोलोगे कि फर्स्ट चीज तो सर कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अपने वेट फोर्स की वजह से नीचे जाएगा. दूसरा चीज सर कि जो लिक्विड है वो भी फोर्स लगाएगा, वो फोर्स होता है बायंसी फोर्स. तीसरी चीज सर, इस ऑब्जेक्ट पर जो लिक्विड की लेयर्स है, मोशन इसका डाउनवर्ड है, तो मोशन को रजिस्ट करने वाला विस्कॉस फोर्स भी काम करेगा. यही तो काम करने वाले हैं. अब होने क्या वाला है, लेट सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो ले ली है मैंने यहां पर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज रो. डेंसिटी रो, तो लिक्विड की डेंसिटी भी तो होगी, तो डेंसिटी ले ली मैंने लिक्विड की, वो डेंसिटी ले ली लिक्विड की कितनी, सिग्मा. क्लियर है? अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग जब डिस्प्लेस करेंगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर क्या होगा, डिस्प्लेस होता जाएगा और बायंसी फोर्स और विस्कॉस फोर्स अप्लाई होते जाएंगे. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक. ये फोर्स विस्कॉस फोर्स से ध्यान रखना, एफ वी. अब आपको वैल्यू निकालनी है, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है. ये बोलता है टर्मिनल वेलोसिटी कि जब भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो सबसे पहले तो ये क्या होता है, एक्सेलरेट होता है. सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो एक्सेलरेट होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है. आप सोचो कोई स्टोन ले लो, स्टोन को पानी में डालो, क्या होगा, जिस फोर्स से हम लोगों ने उसको फेंका है, थ्रो किया है, उस फोर्स से वो जाएगा, मास होगा उसका, एक्सेलरेशन हम लोगों ने दिया है, तो वो एक्सेलरेट करता हुआ नीचे जाएगा डेप्थ में. लेकिन धीरे धीरे बायंसी फोर्स और विस्कॉस फोर्स लगते रहेंगे, तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है उसको कांस्टेंट कर देंगे और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग करेगा. और एक टाइम आएगा कि जब बायंसी फोर्स और विस्कॉस फोर्स इतने हो जाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जाकर के वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, अब जाकर के रुक जाएगा एक जगह पर. यही तो होगा. क्लियर है ना? यहां पर भी वही हो रहा है. तो यहां पर अगर हम लोग न्यूटन की इक्वेशन लगाएं तो फोर्स की इक्वेशन क्या आनी चाहिए बेटा. टर्मिनल वेलोसिटी की डिफाइंस देखते हैं सबसे पहले. देखो तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज immersed inside the fluid, then at first it accelerate with a, एक्सेलरेट करता है एक्सेलरेशन ए से,
तो एक्सेलरेट विथ ए, बट आफ्टर सम टाइम it attains a constant velocity. It attains a constant velocity. That constant velocity is known as terminal velocity. This constant velocity is known as terminal velocity. तो क्या हो गया? When an object is immersed inside the fluid, then at first, सबसे पहले accelerate होगा, then at first it accelerates with acceleration, but after some time it attains constant velocity. और जब भी velocity constant होती है तो acceleration कितना हो जाता है? 0. मतलब अब वहां पर आपके पास velocity में change नहीं हो रहा है. That constant velocity is known as terminal velocity. क्लियर है? और इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को. तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कंस्ट्रेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कंस्ट्रेंट क्या होने वाला है? जो सेम डायरेक्शन में फोर्स है Fv और u, ये इक्वल होंगे किसके? वेट फोर्स के, W के. क्लियर? अब देखो वैल्यू लिखनी है हम लोगों को, तो क्या क्या लिखें? विस्कॉस फोर्स की. ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो विस्कॉस फोर्स लगता है. तो स्टोक्स फॉर्मूला क्या था? 6π/rv, ये वेलोसिटी. क्यों, ये क्यों लिखा? आप बोलोगे सर विस्कॉस फोर्स तो न्यूटन्स वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूटन्स वाला क्या था बेटा? -ηA dv/dz. ये तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं आई थी. तो वेलोसिटी की वैल्यू किसने दी थी? स्टोक्स ने दी थी. तो स्टोक का फॉर्मूला है 6π/rv, और ये जो v है वो क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है. क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला कैसे एलिमिनेट किया वो समझ में आना चाहिए कि इसमें वेलोसिटी नहीं थी. प्लस हमारा बायनेंसी फोर्स, ये बायनेंसी फोर्स कितना होता है बेटा? बायनेंसी फोर्स बता सकते हो क्या? बायनेंसी फोर्स कितना निकाला था हम लोगों ने? वो निकाला था हम लोगों ने v. देखो बायनेंसी फोर्स हमेशा याद रखना mg के इक्वल होता है, रह जाएगा याद. और मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो बायनेंसी फोर्स कौन लगाता है? ऑब्जेक्ट लगा रहा है या लिक्विड लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है. तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा. तो v सिग्मा जी. ठीक है? तो बायनेंसी फोर्स कितना हो जाएगा? कैपिटल V फॉर द वॉल्यूम, स्मॉल v फॉर द वेलोसिटी. तो v सिग्मा g इक्वल्स टू W कितना होगा? mg. फिर अगेन ये मास क्या होगा? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम. तो ये W किसका है? ऑब्जेक्ट का है. तो डेंसिटी किसकी आएगी? ऑब्जेक्ट की आएगी इस बार. तो 6π/rv प्लस v सिग्मा g इक्वल्स टू v रो g. क्या आ गई वैल्यू? 6π/rv इक्वल्स टू v रो g माइनस v सिग्मा g. क्लियर? देखो क्या वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग. इसको बिठा दिया, न्यूटन्स फॉर्मूला कोई काम का नहीं था. अब देखो वॉल्यूम, आपको सबको पता है कि वॉल्यूम कितना होता है. वॉल्यूम कैसा है? ये स्फेरिकल. तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो 6π/rv वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr3 और रो g माइनस सिग्मा g पीछे रह गया. मुझे टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है. सबको भेज दें डिनोमिनेटर में. तो कितना आएगा? vt इक्वल्स टू 4/3πr3 g बाहर ले लिया, रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 6π/r. ये 6π/r भेज दिया. कटाया कुछ? 2 3 6, पाई से पाई, एक r से r. तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 2/9. देखो 2 3 3 9, 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. ये आप लोगों के पास में वेलोसिटी आ गई. कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी. तो देखो कितना इजी है. टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल है.
आप लोगों ने सुना होगा टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स क्या होते हैं? जहां पर उसका एंडिंग हो उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग करे, टर्मिनल्स। तो वहीं पर वही सेम केस है कि ऑब्जेक्ट को इमर्स करो तो एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होने के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ता है, वही कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि उस पर विस्कॉस फोर्स और बायनेंसी फोर्स सेम डायरेक्शन में, वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लिख करके सॉल्व कर लिया उसको हम लोगों ने, आंसर निकाला। तो ये आ गया 2/9 r स्क्वायर जी सिग्मा माइनस सॉरी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। क्लियर है? ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गया। ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट एक बार, ले लो स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब है जो कंटिन्यू फ्लो करता रहे लिक्विड, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? लेट्स सपोज हम लोगों ने एक पाइप ले लिया। ये जो पाइप है हमारे पास, ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे? कि यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिफरेंट है। ये देखो डिफरेंट एरिया है, यहां से एंटर हो रहा है जहां से लिक्विड, लेकिन यहां पर जाकर के इसका वॉल्यूम जो है वो तो सेम है देखो, लेकिन उसका एरिया कम कर दिया। लेट सपोज इसका एरिया है A1, इसका एरिया ले लिया A2। ओके, यहां से वेलोसिटी है इसकी V1 और यहां से वेलोसिटी ले ली V2। अब सोचो ये केस कहां पड़ रखा है आप लोगों ने? डेली रूटीन में हम लोग जब पानी को यूज करते हैं पाइप से, चाहे वो प्लांट्स को पानी देना हो, चाहे जो गाड़ी है उसको वॉश करना हो, या और भी कोई काम है, क्या होता है हम लोग पाइप जो होता है टैप वाटर जहां से कनेक्ट है हमारा, वहां टैप से जब कनेक्ट करते हैं तो उसका जो भी एक्चुअली में क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ले लिया A1, और जहां से पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, उसकी वेलोसिटी ले ली V1। लेकिन हम लोगों को उस वाटर को डिस्टेंस पर पहुंचाना है, तो डिस्टेंस से वजह में क्या करते हैं कि उसका जो दूसरा एंड है उसको हम लोग आगे से प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो वाटर का फ्लो एकदम से तेज हो जाता है और बढ़ करके आगे पहुंचता है, डिस्टेंस कवर करता है। यही तो होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग उसका एरिया कम कर दें, उसको अगर प्रेस करें तो एरिया कम करने से उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सेम अगर वही सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पाइप है उसका वाटर अगर हम लोग एक लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया में भेजें तो क्या होगा? पानी का वॉल्यूम वही है, डेंसिटी वही है, लेकिन क्वांटिटी कम होने की वजह से वहां जहां पर बड़ा पाइप लगा होगा वहां पर फ्लो कम हो जाएगा, मतलब एरिया बढ़ा दिया तो वेलोसिटी कम हो गई, और प्रेस करा मतलब एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। ये काम तो हम लोग देखते हुए आए हैं। यही तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है ना? तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इन 1 मार्क्स क्वेश्चन। देखो कितनी इजी सी है। क्या होगा ये? अच्छा, सेकंड चीज, ये कंडीशन तभी होती है जब फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। कौन सा हो? स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेसेसरी कंडीशन है। टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता। आप लोग फ्लड का पानी है उसको रोक सकते हो क्या? रोक करके देखो। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए कंडीशन नहीं है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए कंडीशन है ये, ठीक है ना? तो क्या होगा? when the liquid is flow in streamline, when the liquid is flow in streamline on different cross sectional area
देन मल्टीपल ऑफ एरिया एंड velocity of liquid remains constant. ये continuity equation है. When the liquid is flow in streamline in different cross sectional area, then multiple of area and velocity remains constant. मतलब cross sectional area and velocity दोनों का मल्टीपल क्या होता है? कांस्टेंट होता है. तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन एरिया. कांस्टेंट को हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा एरिया. मतलब जहां पर एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहां तक? तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? एवी इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब यहां देख लो, ऑन पॉइंट P देख लो, ऑन पॉइंट Q देख लो, तो क्या आएगा? ऑन पॉइंट P देखो मल्टीपल ऑफ A1 एंड V1 क्या है? कांस्टेंट है. ऑन पॉइंट Q पर भी क्या है? मल्टीपल ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. दोनों से करके सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. देखो फर्स्ट वाला भी कांस्टेंट है, सेकंड वाला भी कांस्टेंट इक्वल है, दोनों कांस्टेंट, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए. ये दोनों इक्वल कर दिया. A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब कितने भी डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पाइप ले लें हम लोग, हमेशा ऑलवेज मल्टीपल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगे. जितना एरिया कम कर दोगे उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. अगर आपको वेलोसिटी को कम करना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना पड़ेगा. क्लियर है ना? तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. कॉन्टिन्यूटी मतलब कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए. कब होगा कंटिन्यू फ्लो? जब आप लोगों के पास एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहां पर? आगे कॉन्सेप्ट आएगा कल, बर्नौलीज प्रिंसिपल. उस बर्नौलीज प्रिंसिपल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और बर्नौलीज प्रिंसिपल मैंने पहले बता रखा है 7 स्टार है. बर्नौलीज इक्वेशन या उसकी एप्लीकेशन कंफर्म एक इक्वेशन आना ही आना है, 200% आना है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो, तो कल करेंगे. ठीक है ना? तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई आप लोगों की. क्लियर है? तो आज पढ़ा हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी. क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे. फिर कंटिन्यूटी क्या होगा कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होंगे तो वेलोसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी. क्लियर? अब आता है कि जब यहां पर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसकी एनर्जी कौन कौन सी होती है? भाई लिक्विड फ्लो करेगा तो फ्लो करते वक्त उसकी एनर्जी इसी भी आएगी. वो कौन कौन सी एनर्जी आएगी? तो नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा. करें, ले लो उसका स्क्रीनशॉट एक बार, फिर चलते हैं आगे. डन? तो नेक्स्ट हेडिंग है, सब हेडिंग इसमें एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड्स या एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. डायरेक्ट एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. देयर आर 3 एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. कौन कौन सी? जब लिक्विड जो है वो मोशन की कंडीशन में हो, तो मोशन की कंडीशन में हमेशा कौन सी एनर्जी होती है? बोलो. काइनेटिक एनर्जी. फिर जब ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास में जो वाटर है, फ्लूइड है, वो रुका हुआ है एक जगह पर, उसको स्टिल वाटर है, उस टाइम कौन सी एनर्जी होगी उसकी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. और जहां पर वाटर लेवल ज्यादा है या लिक्विड का लेवल ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, जैसे डैम है, सी है, वाटर लेवल काफी ज्यादा होता है, तो वाटर का क्या होता है? प्रेशर होता है. तो उसके लिए भी कौन सी एनर्जी होती है? प्रेशर एनर्जी.
ठीक है ना। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, सेकेंड वन इज स्टिल वाटर की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड वन इज जहां पर पानी का डेंसिटी ज्यादा हो, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, उस जगह पर प्रेशर अप्लाई होता है तो वो प्रेशर एनर्जी। ओके, अब कौन कौन सी एनर्जी जाएगी देखो, क्लियर करते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लूइड। और कितनी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। अब अगर आप लोगों को इसको चेंज करना है तो कहां कहां कर सकते हैं? लिक्विड है तो लिक्विड की क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मतलब क्या होगा? मास होगा। एंड सेकंड लिक्विड का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो मास एंड वॉल्यूम पर क्या होगा? तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं ऑन पर यूनिट मास। पर यूनिट मास क्या होगा? जब मैंने बता रखा है बेटा, जब भी वर्ड आ जाए पर मतलब 1/, यूनिट मतलब जो भी डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू 1 हो जाए, और फिजिकल क्वांटिटी मास मतलब डिवाइड किससे करना चाहिए? मास से करना चाहिए। आ रहा है समझ में? पर यूनिट का मतलब देखो वैल्यू क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑन पर यूनिट मास कितना होगा? हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास पर आ जाएगी हाफ v स्क्वायर। ये आप लोगों के पास में v स्क्वायर बाई 2 काइनेटिक एनर्जी होगी ऑन पर यूनिट मास। सेकंड कोई बोलता है कि पर यूनिट वॉल्यूम निकालो भाई, तो ऑन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv स्क्वायर है। अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मास ऑन पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? डेंसिटी। तो कितनी आ जाएगी? हाफ रो वी स्क्वायर। ये हाफ रो वी स्क्वायर जो है ये डेंसिटी हो जाएगी कहां पर? ऑन मास ऑन सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो कितना इजी है, क्लियर है ना। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप लोगों को निकालनी है, और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लूइड। और ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लूइड में ध्यान रखना है आपको कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा फ्लूइड है, वो अगर मोशन कंडीशन में है तो उस फ्लूइड का मास भी होता है, उसका वॉल्यूम भी होता है। तो दोनों पर एनर्जी निकालते हैं तो v स्क्वायर बाई 2 पर यूनिट मास पर, हाफ रो वी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम पर। सेम पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है बेटा? किस वजह से होती है? ड्यू टू स्टिल वाटर। वाटर अगर एक ही जगह पर रुका हुआ है, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? सबको पता ही है आप लोगों को कि सर mgh होती है। तो वही सेम काम फिर फ्लूइड का, तो ऑन पर यूनिट मास कितना होगा बेटा? पर यूनिट मास पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे, तो mgh ओवर m। देखो यही होने वाला है, m से m कट जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मेरे पास gh। क्लियर? अगर मुझे पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो क्या आ जाएगा? ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा? बोलो। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh डिवाइडेड बाई v। तो पोटेंशियल एनर्जी m बाई v कितना आया? रो gh। देखो कितना इजी है ये भी, क्लियर है ना। नेक्स्ट है थर्ड प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी किस वजह से होती है? कि अगर हायर वॉल्यूम हो और डेंसिटी हायर हो। क्लियर है? अब बताओ प्रेशर एनर्जी क्या होगी? कि प्रेशर अप्लाई करेगा, और प्रेशर कितना होता है? कितना निकाल सकते हैं हम लोग कि जब प्रेशर होगा तो फोर्स अप्लाई होगा उसका सारा का सारा। तो जब भी एनर्जी फाइंड करनी है, देखो यहां तो वैल्यू थी अपने पास, 6th चैप्टर में मैंने आपको बताया था वर्क एनर्जी पावर में कि एनर्जी निकालनी होती है। तो ये एनर्जी कैसे निकाली थी? वर्क डन करके। ये एनर्जी कैसे फाइंड की थी? वर्क डन करके। लेकिन क्या प्रेशर एनर्जी पता है क्या अपने को? नहीं पता है। तो क्या करना पड़ेगा एनर्जी के लिए? वही सेम काम जो यहां किया था कि एनर्जी जब भी निकालनी होती है तो हम लोग वर्क डन करते हैं। तो वर्क डन कितना होगा? देखो लेट सपोज हम लोग ये लेते हैं कि ये C है हमारा, यहां ऊपर से एक कंटेनर टाइप ले रखा है हम लोगों ने, कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो जब हम लोग यहाँ पिस्टन है ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो बताओ ये पिस्टन नीचे शिफ्ट होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना। हम लोगों ने लेट्स सपोज किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है x, तो कितना वर्क डन होगा बेटा? वर्क डन W इक्वल्स टू वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना होने वाला है? फोर्स। देखो बाहर से प्रेशर अप्लाई किया है तो प्रेशर P इक्वल्स टू F अपॉन A, तो कितना हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू प्रेशर इंटू मल्टीप्लाई A और डिस्टेंस कितनी है ये? x। क्लियर? अब देखो आगे देखोगे तो ये एरिया है और ये है डिस्टेंस। मैंने बता रखा है मीटर क्यूब को क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर डॉट मीटर। देखो एरिया इंटू डिस्टेंस है, डेप्थ है, हाइट है, उन सबसे क्या आता है? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम। तो वर्क डन क्या हो गया? P, इसकी जगह लिख देंगे पूरे की जगह V। और यही वर्क डन जो है वो प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में कंज्यूम हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, ये P। क्लियर? फिर वही फर्स्ट केस क्या होता है? ऑन पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास में कितना होगा बेटा? सोचो पर यूनिट मास में क्या होना चाहिए हमारे लिए कि एनर्जी है हमारी प्रेशर एनर्जी PV डिवाइड कर रहे हैं M से। तो अगर हम लोग लिखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू मास ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर V अपॉन M हो जाए तो क्या हो जाएगा? 1 ओवर रो। ये V अपॉन M है तो क्या हो जाएगी प्रेशर एनर्जी? P अपॉन रो। और सेकंड फाइंड करें अगर हम लोग ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या आ जाएगी? PV डिवाइडेड बाई V। इस V से V कट जाएगा तो केवल P बच जाएगा। तो देखो कितने फॉर्मूले आ गए। प्रेशर एनर्जी ऑन पर यूनिट मास हाफ रो V स्क्वायर, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी ऑन पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑन पर यूनिट मास GH, पोटेंशियल एनर्जी ऑन पर यूनिट वॉल्यूम रो GH, प्रेशर एनर्जी ऑन पर यूनिट मास P बाई रो, ऑन पर यूनिट वॉल्यूम P। बताओ कर लोगे ना? देखो कितना इजी है, कर सकते हो क्या? यस और नो? बोलो भाई। Yes, sir. तो हम लोगों के पास में यहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं और आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो करना इसके आगे हम लोग कल मिलने वाले हैं, कल करेंगे इसके आगे। ओके, गुड डे।